टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। पिछला टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप का है, जिसमें कि भीड़ तंत्र, अल्पतंत्र, धन तंत्र, कुलीन तंत्र, बहुत सारे तंत्र के बारे में बताए थे। तो जो अभी मतलब लग रहा होगा कि ये हम कब बताए थे, वो पिछला वीडियो जाकर के देख लेना है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में उसके आगे देखना है कि चूंकि दुनिया में ये जो हम पूरा जो समझा रहे थे, भीड़ तंत्र क्या होता है, अल्पतंत्र क्या होता है, दरअसल ये क्या था, मतलब ये शासन व्यवस्था के अंदर चलाने की प्रक्रिया में एक दिक्कत ही था, एक प्रॉब्लम ही था। जब हम किसी भी शासन व्यवस्था की जब हम आलोचना करते हैं तो उस सेंस में कहते हैं कि जैसे भारत की शासन व्यवस्था में कभी कह देते हैं कि यहाँ पे भीड़ तंत्र चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके चलाती है देश को। बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम तरह की पार्टियाँ हैं। सब दावा करता है कि देशभक्त, हम सच्चे देशभक्त हैं। कोई कहता है हम सच्चे देशभक्त हैं, हम ही देश को सही दिशा में चलाएंगे। दावा सब करता है, पर अपने दावे में कुछ हद तक हर एक पार्टी कुछ ना कुछ सफल भी रहती है और कुछ ना कुछ फेल्योर भी रहती है। तो देखो, हम वो बता रहे थे कि आलोचना अगर करना चाहो तो हर एक सिस्टम का, हर एक शासन प्रणाली के सिस्टम का आप उस तरीके से आलोचना कर सकते हो जो हम पिछले वीडियो में बताए थे। आज जरा सा देखेंगे कि आखिर दुनिया में और भी कितने तरह सिस्टम चलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट कैसे चलता है। हम ये आज कहना चाह रहे हैं। पिछला जो टॉपिक था वो क्या था हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता था, हालांकि वो भी गवर्नमेंट सिस्टम ही था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट सिस्टम देखते हैं, आखिर वो गवर्निंग सिस्टम की किस तरह से गवर्न होता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी देश में, हर एक देश में केंद्र होता है और राज्य होता है। हर एक देश में होता है ना, वहाँ पर राज्य भी होते हैं और क्या होता है, केंद्र भी होता है। तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा है। केंद्र और राज्य के, केंद्र का मतलब क्या, राज्य के, राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर उसको केंद्र कहते हैं, और स्टेट मतलब राज्य। एक ही देश के जो कई सारे खांचों में जो बांटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, राज्य। जैसे भारत को अगर देखा जाएगा तो 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उसको बांटा गया है। इस तरह से बांटने का प्रोविजन क्या है, ताकि शासन व्यवस्था को हम सही तरीके से चला सके। जैसे एक स्कूल को कैसे चलाया जाता है, अलग अलग क्लास में करके, अलग अलग क्लास में भी अलग अलग सेक्शन में करके चलाया जाता है, ताकि मैनेजमेंट हमारा ठीक से चले। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। उसको छोटे छोटे राज्यों में विभक्त करते हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें होंगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये शासन व्यवस्था को चलाने की तरीका है जो आज से नहीं, बहुत पहले से। हालांकि शुरुआत में लोग कबीले की तरह से लोग रहते थे, तो चूंकि कबीला का साइज अगर छोटा था तब वहाँ दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कबीले का साइज बड़ा होते चला गया तो राज्य का भूभाग क्या होते चला गया, बड़ा होते चला गया। तो ऐसे में शासन व्यवस्था को चलाना मुश्किल हो गया। तो उसको क्या किया गया, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त किया। जब आप मगध का भी पढ़े थे तो वहाँ भी क्या देखे थे, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त किया गया था, ठीक है, ताकि सिस्टम, ताकि राजनीतिक व्यवस्था को हम सही से चला सके। अब जरा सा देखेंगे कि केंद्र और राज्य के अगर रिलेशन यानी कि उसके संबंधों की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के आधार पर जो बांटा जाता है वो 3 तरीके से बांटा जाता है। एक होता है परिसंघात्मक प्रणाली, दूसरा होता है संघात्मक प्रणाली, और तीसरा क्या होता है, एकात्मक प्रणाली। यानी कि इसको कहते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम। अब ये तीनों ही चीज जो है वो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को बताएगा। अभी हम एक एक करके बताएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा जो इसको बांटा गया है वो है एल फॉर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, विधायिका, और ई मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी क्या, कार्यपालिका। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे है ये समझना है। इसमें क्या समझना है कि एल फॉर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जो कानून बनाते हैं, और ई फोर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो उस कानून का निर्वहन करते हैं, यानी कि जो पालन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ना, एग्जीक्यूट करते उसको पालन करते हैं। तो इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे है, और यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया। तो हो सकता है ना, अब मान लो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो हो सकता है किसी देश में लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर हो, जैसे कि किसी देश के पास सांसद क्या है, ज़्यादा मजबूत हो। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की सांसद क्या है, बहुत मजबूत मानी जाती है। और हो सकता है कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का पावर कम हो, कहीं पर एग्जीक्यूटिव का पावर ज़्यादा होगा, लेजिस्लेचर का पावर क्या होगा, कम होगा। जैसे इसी को अगर हम 2 भाग में अगर बांट के देखते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच जब रिलेशन को बांटते हैं तो देखो, अब एक होता है क्या, संसदीय प्रणाली, और दूसरा क्या होता है,
अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और अध्यक्षीय प्रणाली को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब निश्चित रूप से जहां भी संसदीय प्रणाली होगा वहां पर क्या होगा? अब इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा अलग तरीके से होगा। वहां पर लेजिस्लेचर का थोड़ा सा पावर क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर में से ही निकलता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो MP होते हैं, जो सांसद होते हैं, खास करके लोकसभा की बात करते हैं, आमतौर पर लोकसभा से ही एक व्यक्ति क्या चुन कर आता है? सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री उसी से होता है ना। तो जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो किसके माध्यम से? लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकला ना। किसी किसी देश में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अध्यक्षीय प्रणाली तो वहां पर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव अलग होता है और लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से, तो राष्ट्रपति का चुनाव इनकी कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होगा, तो उनको लोग अलग माध्यम से चुनते हैं, और लेजिस्लेचर को अलग माध्यम से। तो जो राष्ट्रपति वहां पर जो शासन करते हैं अमेरिका में, वो आखिर कानून तो ही बनाएगा ना उस समय। यानी कि अमेरिका का सांसद का चुनाव अलग होता है और कार्यपालिका का चुनाव, तो दोनों अलग अलग होता है। जबकि किसी किसी देश में क्या होता है, इसी लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकल जाता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। उसको हम लोग बारी बारी करके आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं, वो वाला टॉपिक तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन कैसे, आखिर शक्तियों का बंटवारा कैसे है, तो जैसे हम बात करते हैं परिसंघात्मक प्रणाली, जिसको क्या बोलते हैं? कन्फेडरल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है? देखो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये C ग्रेटर लेस देन क्या लिखे हैं? S। इसका मतलब क्या है कि केंद्र का पावर जो है स्टेट के पावर से क्या है? कम है। ज़्यादा कहाँ है? यहाँ तो कम है। केंद्र के पास क्या है? कम है, और राज्यों के पास क्या है? ज़्यादा है। तो परिसंघात्मक प्रणाली जहाँ भी चल रहा है वहाँ पर क्या चलता है? केंद्र के पास पावर क्या है? कम है, और राज्यों के पास पावर क्या है? ज़्यादा है। अब देखो, अब इसको क्या कहते हैं वो तो हम बताएंगे आराम से चल के, लेकिन पहले इसके बीच समझो। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र होता है, दरअसल केंद्र का निर्माण कैसे हुआ? कई सारे जो राज्य हैं वो आपस में मिल करके तय किए कि हमको एक केंद्र बनाना है। एक क्या बनाना है? केंद्र बनाना है। पहले सारे राज्य ही थे, केंद्र नहीं था। पहले जो है ये केंद्र का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर हम पुराना अमेरिका की बात करें, जब अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या था? जब अमेरिका में कोई संघात्मक प्रणाली नहीं था उससे पहले अमेरिका अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। जब अमेरिका का जब क्रांति है, जब अमेरिका आज़ाद हुआ उसके बाद सारे राज्य मिलकर के फैसला किए कि हम लोग एक केंद्र बनाते हैं। केंद्र क्यों जरूरी है? ताकि सभी राज्यों उससे जुड़े हुए रह सके। जैसे क्लास में एक मॉनिटर क्यों चाहिए होता है? ताकि सारे क्लास के बच्चों को रेगुलेट किया जा सके। उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी एक यूनिटरी सिस्टम चाहिए, एक केंद्रीय सिस्टम चाहिए, एक सेंट्रल सिस्टम चाहिए, ताकि सारे स्टेट को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। संघ के होने से क्या होगा? देश एक अच्छे सिस्टम से चलेगा, एक देश जुड़ा हुआ माध्यम से चलेगा, जुड़कर रहेगा आपस में सारे राज्य। तो ये सिस्टम चला गया। तो अच्छा, इसमें एक चीज बताना कि एक चीज बताओ, जब सारे राज्य मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि केंद्र होगा, हमारे पास एक केंद्र होगा जिनके पास हम क्या क्या शक्ति देंगे वो हम बता सकते हैं। अभी हम जस्ट बताने वाले हैं उनके पास क्या क्या पावर होगा। अच्छा, एक चीज बताना, ऐसे मामले में एक चीज कह सकते हो ना कि राज्य जब चाहे अलग हो सकता है। जब राज्यों को आप ताकत ज्यादा दिए हुए हो, राज्यों को मनमाना यहाँ पर क्या ज्यादा है, क्योंकि सेंटर से ज्यादा पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे राज्य मिलकर के तय करते हैं कि हमारा क्या होगा? एक केंद्र होगा। तो ऐसे में राज्य, अब मान लो कोई भी राज्य में किसी को अगर दिक्कत हो जाए, केंद्र के किसी भी कानून से अगर दिक्कत होगा, वो राज्य बोलेगा हमको आपके साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मतलब आपके रूल्स रेगुलेशन हमें पसंद नहीं है, हमको आपके भीड़ में नहीं रहना, आपके गुट में नहीं रहना। तो जब चाहेगा कोई भी राज्य क्या हो सकता है? ऐसे में अलग हो सकता है ना। तो परिसंघात्मक यानी कि कन्फेडरल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है? राज्य जब चाहे केंद्र से अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य मिल करके तय किए हैं कि केंद्र क्या होगा, केंद्र का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र बना है उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं, जबकि राज्यों का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व। ये जब चाहे अलग हो सकता है, लेकिन केंद्र क्या होगा? सबके लिए एक रहता है। अच्छा, ऐसे समझो। अब ऐसे में जो परिसंघात्मक प्रणाली की बात करें तो केंद्र के पास कौन कौन सी कानून बनाने की ताकत होगा, यानी कि केंद्र के पास शक्ति क्या क्या होगा? तो जो सारे राज्य मिलकर के जो केंद्र बना उनके पास देखो ताकत क्या क्या है। सबसे पहला बात है, विदेश नीति किसके मामले में देखा जाएगा? वो केंद्र तय करेगा। कौन करेगा?
केंद्र। विदेश नीति का मतलब क्या है कि दूसरे देश से हमारा संबंध कैसा हो, वो कौन तय करेगा? केंद्र तय करेगा। दूसरा क्या है? बाह्य सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अगर किसी दूसरे देश से अगर कोई बात हो गया, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाएगा, तो हमारे पास केंद्र के रूप में एक सेना तो होना चाहिए ना। केंद्र के पास क्या होना चाहिए? अपना एक सेना होना चाहिए, जो दूसरे देश से अगर कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा का मामला आता है, युद्ध की बात होती है, तो हम वहाँ पर क्या सकते हैं? अपना सेना रखेंगे। यानी कि सेना किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। उसके बाद संचार की बात करें तो संचार भी किसके पास होगा? केंद्र के पास। संचार का मतलब क्या? जिसके पास जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह कह लो, पोस्टल सिस्टम कह लो, या फिर सैटेलाइट सिस्टम कह लो। हर एक देश के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है ना। तो ये सैटेलाइट जो बिठाते कौन? राज्य बिठाते हैं? नहीं, ये सैटेलाइट किनके माध्यम से ऑपरेट होता है? सेंटर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ मामला क्या है? कम्युनिकेशन का मामला है। तो कम्युनिकेशन का मामला कौन देखेगा? सेंटर। और स्टेट का काम क्या होगा? इसके अलावा, इस तीन के अलावा बाकी जितने भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? राज्य। तो ये तीन में जैसे अब तुमको थोड़ा समझना विदेश नीति की बात, अगर हम भारत के सेंस में अगर समझें। अच्छा एक चीज बताओ, अब मान लो कि यहाँ पर चीन के साथ हमें व्यापार करना है, चीन के साथ अगर कोई समझौता करना है, वो कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी कि बिहार सरकार तय करेगी? भारत सरकार। तो बिहार सरकार कुछ कर पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि विदेश नीति किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में। तो कौन तय करेगा? दूसरे देश से हमारा संबंध कैसा हो, ये कौन तय करेगा? केंद्र तय करेगा, जो हमारा मुखिया बना है। दूसरा देखो, बाहरी सुरक्षा। अगर मान लो भारत पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, तो जो बॉर्डर की जो बात, जो बॉर्डर पे जो सिपाही होते हैं, जो सेना होते हैं, वो सेना कौन रखेगा? केंद्र का होगा ना। अब बिहार पुलिस को तो वहां नहीं भेज सकते हो ना। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत इमरजेंसी अगर वैसा हो जाएगा तो पूरे राज्य की पुलिस भी जा सकती है लड़ने के लिए। वैसा इमरजेंसी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देश के आम नागरिक भी अपने देश की सुरक्षा के लिए वो जा सकता है लड़ने के लिए युद्ध, मतलब कि बॉर्डर पे। लेकिन आमतौर पे बॉर्डर पे किसको रखा जाता है? जो केंद्र की पुलिस होती है। यानी कि केंद्र का पुलिस क्या मतलब कि केंद्र का जो सेना होता है ना, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ वगैरह हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं? आमतौर पे इनको बॉर्डर पे रखा जाता है। आर्मी हो गए। तो बाहरी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? केंद्र की सेना। जबकि आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आंतरिक सुरक्षा कौन देखेगा? स्टेट का। जैसे अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पुलिस होती है, जैसे बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस। इनका काम क्या है? उस राज्य के अंदर की यानी कि आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करना। जबकि बाहरी सुरक्षा की बात करें, जब बॉर्डर की बात करेंगे, तो वहां पे कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का सेना। संचार, अब बोलेगा बिहार सरकार बोलेगा एक अच्छा सा सैटेलाइट हम बनाना चाहते हैं, सैटेलाइट हम बिठाना चाहते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम सेट करेंगे। तो ये बिहार सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये किसके हाथ में है? इसलिए इसरो किसके हाथ में आता है? सेंट्रल के हाथ में है। तो ये तीन चीज छोड़ करके बाकी सारा चीज किसके पास है? ताकत। जब पटेल, बहुत पहले की बात है, जब आज़ादी के बाद जो है, जब चूंकि भारत के पास कितने 650 रियासत के आसपास था, जो 650 रियासत को जो हम लोग एक किए थे, उसमें पटेल सारे राजा के पास जाके क्या बोलते थे कि राजा जी आप अपना कार्यभार संभालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये तीन ताकत हम नहीं देंगे। पहला बात है कि आप विदेश नीति आप नहीं कर सकते, मतलब कि दूसरे देश से संबंध आप तय नहीं करोगे, वो हम लोग तय करेंगे। दूसरा, आपके पास अपना सेना नहीं होगा। आज से सारा सेना किसका होगा? मेरा। तो आप अपना सिपाही नहीं रख सकते हैं, सेना नहीं रख सकते हैं। और संचार वो भी हम तय करेंगे। ये तीन चीज छोड़ करके आप राजा बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीन चीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज बताया गया था किसको? शुरुआत में जो राजा लोग को, यही राजवाड़े लोग को लालच दे करके, और उसको फिर हम लोग क्या किए थे? धीरे धीरे भारत का उसको हिस्सा बना लिए थे। तो शुरुआत में पटेल भी लालच वही दिए थे, जो बाकी जो अलग अलग जो रियासत थे, सबको यही सब समझाया गया था। ये तीन चीज आपके पास नहीं रहेगा, बाकी सब चीज किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा। अगर हम बात करें, जो हम ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि सेंट्रल से ज्यादा पावर किसके पास होता है? स्टेट। तो वैसे कुछ कंट्री का नाम बताते हैं जो कि पहले की स्थिति, जैसे अगर हम बात करें यूएसए की बात करें, अमेरिका, तो अमेरिका में शुरुआत में ऐसी स्थिति थी कि उस समय राज्य जब चाहे अलग हो सकते थे। हालांकि बहुत बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय सुनाया, उसमें साफ साफ बोल दिया कि अब जो अमेरिका में ये सिस्टम नहीं चलेगा, कन्फेडरल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इससे राज्यों को वहां पर अलग होने की है ताकत। अब राज्य मनमाना तरीके से अलग हो सकते हैं, अमेरिका में नहीं हो सकते। पहले पुराना रसिया, यूएसएसआर, ये भी पहले इसी तरह का था, कन्फेडरल सिस्टम में था।
तुम देखना कि जब 1991 के आसपास जब रूस का यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था तो नए कई सारे देश बने थे। कई सारे देश की अगर हम बात करें, हालांकि वो वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कई सारे देश है, जैसे यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सब पहले किसका हिस्सा था? ये पहले रूस का हिस्सा था। जबकि अब जो है वो, जबकि अब क्या हो चुका है, वो स्वतंत्र देश बन चुका है। वो क्या हो चुका है? अब स्वतंत्र देश बन चुका है। तो इसका मतलब है कि पहले वो किस सिस्टम में चल रहा था? पहले वो किस सिस्टम में चला? कन्फेडरल। जबकि अब रूस में भी ऐसा नहीं रहा। अब रूस जो अभी बन चुका है, जो फिलहाल जो रसिया है, अब ये कन्फेडरल से कहाँ पहुंच चुका है? तो देखो दुनिया में अधिकांश देश जो है वो किस सिस्टम में जी रहा है? या तो फेडरल सिस्टम या तो, क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, यहाँ पर लिबर्टी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, आज़ादी ज़्यादा है, राज्य जब चाहे अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में ये सिस्टम को बचा पाना क्या होगा? ऐसे में राज्य को चलाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा एक चीज़ देखना, अब इस टर्मिनोलॉजी का जो बोल रहे थे कि हम बाद में बताएंगे, वो समझो थोड़ा सा। हम क्या लिखे यहाँ पर? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ये किसका पहचान है? अगर हम बोलें कि ये पहचान किसका, एग्जाम में चूंकि यही पूछा जाता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन किसका, ऑप्शन में दे देगा परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो तुमको चुनना पड़ेगा ना कि आखिर ये किस सिस्टम का पहचान है। अगर हम बात करें परिसंघात्मक का, तो ये जो लिखा हुआ है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इसको कहते हैं। अब ये कैसे कहते हैं? देखो हम यहाँ पर क्या बताए थे, राज्य को ज्यादा ताकत होता है और केंद्र को क्या होता है? कम ताकत। अविनाशी राज्य, अविनाशी, विनाश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टेबल। विनाश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रक्टेबल, जिसको हम विनाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जबकि ये क्या है? अविनाश, यानी कि खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अविनाश किसका? राज्यों का। राज्यों को हम तोड़ सकते हैं, राज्य को खत्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि राज्य ही तो, राज्य के वजह से ही तो केंद्र का अस्तित्व है। अगर राज्य नहीं तो फिर केंद्र का है का? बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन में, यानी कि अविनाशी राज्य को तोड़ सकते हैं? नहीं। जबकि केंद्र को क्या कर सकते हैं? यानी कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, संगठन मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र की बात कर रहे हैं। तो केंद्र को तोड़ा जा सकता है ना। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, यानी कि विनाश कर सकते हैं किसका? केंद्र का, लेकिन राज्यों का विनाश नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं परिसंघात्मक प्रणाली का ये पहचान है। अगर हम बात करें संघात्मक का, तो संघात्मक वाले में क्या होगा? यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अब तुम खाली समझना, एकदम इसको समझ लिया ना, अब तुम इसको भी तीनों समझ लोगे आराम से, इजी तरीके से समझ जाना। संघात्मक प्रणाली की बात कर रहे हैं, क्या इसमें राज्य अलग हो सकता है? नहीं। तो इसके नीचे जब तुम एरो देके क्या करना, सेम यही चीज होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? इसमें राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। हमको दोबारा लिखना नहीं पड़े, ठीक है, इसलिए तुम लोग खुद ही लिख लेना। यहाँ पे राज्य अलग हो सकता है, यहाँ भी केंद्र के पास ये तीन ताकत होगा, विदेश नीति, वायु सुरक्षा यहाँ पर होगा। इसके अलावा राज्यों को ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि अभी जो जितने भी देश हैं वो सब किस में आते हैं? फेडरल सिस्टम में क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। किस तरह से? बराबर तरीके से होगा। ना यहाँ पर केंद्र ज्यादा मजबूत होगा और ना ही राज्य मजबूत होगा। तो ऐसे में अगर हम लिखना चाहें इसके लिए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर अविनाशी राज्य, चूंकि राज्यों का भी आप विनाश कर सकते हो क्या? नहीं। और केंद्र का भी विनाश कर सकते हो? नहीं। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे? इसके नीचे लिखाएगा अविनाशी, अविनाशी राज्यों का और विनाशी संगठन। इसके नीचे इंग्लिश में क्या लिखोगे? अविनाशी है ना, तो अविनाशी को क्या बोलते हैं? अविनाशी। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया क्या? जरा सा मैच कर। यहाँ पे इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल, हाँ है ना। रुको एक सेकंड, इसको ठीक से लिख देते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल और डिस्ट्रक्टेबल मतलब क्या होता है? विनाश कर सकते हो, है ना। अरे यार सही तो लिखे थे। रुको 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 डिस्ट्रक्टेबल, और ये ठीक है। डिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूनियन को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रक्टेबल कर सकते हैं। और इनडिस्ट्रक्टेबल क्या? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट भी मैंने कि इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। देखो इसमें क्या होगा? इनडिस्ट्रक्टेबल
स्टेट ऑफ, फिर क्या होगा, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, IND, ये इंडेस्ट्रक्टिबल समझ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एकात्मक प्रणाली, इसमें क्या होगा, एकात्मक का मतलब ही समझ में आ रहा है, इसमें सारा ताकत किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं सेंट्रल, ये होगा ना, सारा का सारा ताकत किसके पास है। अच्छा एक चीज रह गया इसमें, अभी कुछ ऐसे देश का नाम बताओ जो फेडरल कंट्री में आते हैं। तो बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, इंडिया है, ब्रिटेन है, बहुत सारे। रसिया नहीं कह सकते हो क्योंकि रसिया में बात इधर आप पे आ जाता है। रसिया और चीन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, वहां पर एकात्मक चलता आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे देश है जो संघात्मक में, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, मतलब भारत, स्विट्जरलैंड, ऐसे कई सारे देश हैं जो किसमें आते हैं, दुनिया के मैक्सिमम देश अभी इसी सिस्टम से चल रहा है। और अगर हम बात करें यूनिटरी सिस्टम की, यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक ताकत होगा। अच्छा वहां तो ये सारा बात तो होगा ही, देखो वहां तो केंद्र के पास ये शक्ति तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा राज्यों को भी बहुत सारा ताकत नहीं होता, राज्यों की तमाम ताकत वो अपने पास ही रख लेगा। हो सकता है कि वो आंतरिक पुलिस का भी सुरक्षा, मतलब कि राज्यों के पास अपना पुलिस के भी रखने का अधिकार ना हो। जैसे भारत में बिहार पुलिस है ना, हो सकता है चीन में बोलेगा कि नहीं, वहां के राज्यों को पुलिस नहीं रखना पड़ेगा, सारा पुलिस हम ही देंगे, सीधा केंद्र का पुलिस होगा, राज्यों के पास अपना पुलिस नहीं होगा। मतलब पूरा का पूरा ताकत किसके हाथ में आ जाएगा, केंद्र में आएगा। तो अब जरा सा बताना कि इसमें क्या लिखोगे, यहां पर केंद्र का नाश कर सकते हो नहीं, लेकिन राज्यों का नाश हो सकता है, क्योंकि राज्यों के पास ताकत क्या है, कम है, और केंद्र के पास ताकत क्या है, ज्यादा। केंद्र चाहे तो राज्यों को तोड़ भी सकता है, किसी भी राज्य की सीमा का जो है बदलाव कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर देगा, बोलेगा आज से एक राज्य खत्म, पड़ोसी राज्य को मिला के अब ये राज्य को थोड़ा बड़ा बना दिए। मतलब राज्यों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, राज्य का नाम बदल सकता है, राज्य का नाम बदल सकता है, राज्य की सीमा बदल सकता है, राज्य का बाउंड्री चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कर सकता है, राज्य के मामले में हर चीज फैसला ही कौन करेगा, केंद्र करेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे अच्छा इसमें ये लिख सकते हैं अविनाशी केंद्र। पहले राज्यों के बारे में लिखो, क्या लिखेंगे, विनाशी राज्यों, क्या लिखेंगे इसमें, विनाशी राज्यों का क्या होगा, अविनाशी संगठन, अविनाशी। अच्छा इसका तो इंग्लिश में कर लोगे ना, इसमें क्या लिखाएगा, इंग्लिश में क्या लिखाएगा, डिस्ट्रक्टेबल, क्या लिखाएगा, डिस्ट्रक्टेबल। इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसको नई जगह मिले तो हम यहां लिख देते हैं, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल लिख सकते हैं ना। अब बाकी कंटेंट तो यही तुम कह रहे हो, यहाँ पे राज्य, अच्छा यहाँ पे राज्य अलग हो सकता है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ पे राज्य का कुछ चलेगा नहीं चलेगा। और इस तरह से कई सारे देश हैं, जैसे चीन है, सबसे अच्छा एग्जांपल तो चीन है, फिर तुम्हारा रसिया भी कह सकते हो, इसी के अंतर आता है। तो ये तीनों समझ में आया, ये तीनों मामला समझ में आया कि परिसंघात्मक प्रणाली क्या होता है, संघात्मक प्रणाली क्या होता है, एकात्मक प्रणाली क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा तेजी से हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को हम दो सिस्टम में बांटे, एक सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए उसके आधार पर, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच ताकत कैसा होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा, और यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आधार पर। अगर हम सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन की बात करें, इसको तीन आधार पर देखा जा सकता है, परिसंघात्मक प्रणाली यानी कि कन्फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली की फेडरल सिस्टम, और एकात्मक प्रणाली मतलब क्या, यूनिटी सिस्टम। परिसंघात्मक में क्या होता है, केंद्र के पास ताकत कम होता है, राज्यों के पास ताकत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य आपस में मिलकर के सहमति बनाते हैं कि केंद्र का निर्माण किस तरह से होगा। तो ऐसे में केंद्र के पास ताकत क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और इसको हम यहाँ पर राज्य अलग हो सकता है ना, यहाँ पर केंद्र के पास ये विदेश नीति, वायु सुरक्षा और संचार की स्थिति होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। अविनाशी राज्य यानी कि राज्यों का विनाश नहीं कर सकते हो, जबकि संगठन यानी कि केंद्र का विनाश संभव है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। जबकि संघात्मक प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बराबर बराबर, यानी कि दोनों के पास बराबर बराबर ताकत होगा। और ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अविनाशी राज्य यानी कि राज्यों का विनाश कर सकते हो नहीं, और केंद्र का भी विनाश कर सकते हो, तो चूंकि दोनों के पास बराबर ताकत है, तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन।
तीसरा क्या है? एकात्मक। एकात्मक में क्या होता है? केंद्र के पास ताकत ज़्यादा होता है, राज्यों के पास ताकत क्या होता है? कम होता है। और ऐसे में क्या बोल सकते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। की राज्यों को आप हटा सकते हो, जो मन करेगा वो कर सकते हो, राज्यों को तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, जो मन करे आप करो, लेकिन आप जो यूनियन के लेवल पे, जो केंद्र के स्तर पे, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि केंद्र क्या है? अधिक ताकतवर है। समझ में आ गया?